हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं फिर क्लास 10th का चैप्टर लेके आई हूँ जेनेटिक्स, जिसमें हम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो हम यहाँ पे उसके जो 6 कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बात कर चुके थे। जो आज हम बात कर रहे हैं उसके 7 कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैंने कल ही बता दिया था कि जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की उनका ज्ञान होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये आएगी तभी आप जेनेटिक्स के जितने भी लॉज दिए हुए आप उनको क्या करोगे, समझ पाओगे, क्योंकि ये सारे लॉज इन जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी समझना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम लॉज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ठीक है, तो कल तक अपनी बात हो चुकी थी। कल मैंने बता दिया था कि जब हम कोई भी हाइट वाले कैरेक्टर लेके चल रहे थे, कि मैंने बोला था कि कोई एक हाइट का, हमने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में से मैंने एक हाइट का कैरेक्टर ले लिया था। ठीक है, तो एक हाइट का कैरेक्टर ले लिया और फिर मैंने इसको 2 तरीके से डिवाइड किया था, जिसमें एक मैंने पूरा लिया था टॉलनेस ली थी। ठीक है, जिसके अंदर कौन थे, कैपिटल डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद में मैंने एक डॉर्फनेस ली थी। ठीक है, एक डॉर्फनेस ली थी जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर हमने इनका क्या करवाया था, क्रॉस सेक्शन करवाया था, और हमने क्या बनवाया था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी बनाया था, जिससे हमें क्या पता चल रहा था कि जो जितने भी पौधे थे वो कैसे बने, हमें लंबेपन का गुण ले हुए नजर आ रहे थे। अब वो जो दिख रहा था वो 2 तरीके से थे, फिनोटाइप और जीनोटाइप। यानी फिनोटाइप और जीनोटाइप की हम पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप की हम बात कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर बाहर के लक्षण देख करके हम उसके बारे में बात करते हैं, जैसे जब इस तरीके का संकर करवा, जब ये क्रॉस करवाने के बाद में जब इस तरीके का जो पौधा बना था वो हमें देखने पर कैसा लग रहा था, पूरा लंबा दिख रहा था। मतलब अपने आप में सारे जितने भी पौधे से बने थे वो लंबे बन रहे थे, तो हमने उसको क्या बता दिया, वो सारे कैसे पौधे थे, लंबे पौधे थे। पर जब हम इनका जीनोटाइप देखा हमने, तो इसमें देखा कि इसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों प्रेजेंट है। मतलब इसमें बोनेपन का यानी डॉर्फनेस का कैरेक्टर भी है और टॉलनेस का कैरेक्टर भी है। तो इससे हमें पता चला कि पौधे कैसे थे, अशुद्ध लंबे थे। ये मतलब शुद्ध लंबे नहीं थे। शुद्ध लंबे कौन होंगे, जब दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट होंगे, और जब एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्रेजेंट होगा तो ये इस तरीके के पौधे कैसे होंगे, अशुद्ध लंबे होंगे। तो अशुद्ध लंबे पौधे हमें प्राप्त हुए, जिसके बारे में पता किया जीनोटाइप की हेल्प से। तो उसके बाद में देखो हमने पर इनको बोला क्या, अशुद्ध लंबे बोला हमने, इनको अशुद्ध बोना तो नहीं बोला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला टी है ये क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है ये, एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। तो यहाँ पर जो हम एक टी ले रहे हैं क्या है, एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। डोमिनेटिंग कैरेक्टर कैसे है कि ये इतना ज्यादा प्रभावी लक्षण है। डोमिनेंट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। हम इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कल के आगे हमारी बात पूरी आगे कंटिन्यू होगी कि ये किस तरीके से डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। इतनी बात हम कर चुके थे, अब मैं सिर्फ ये लेके चलूंगी क्योंकि मेरे बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं इसको हाफ हाफ डिवाइड करके ही पढ़ाऊंगी। तो मैं लेके चलती हूँ अब टी और टी, फिर मैं उसमें बताती हूँ कि कौन डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और कौन रिसेसिव कैरेक्टर है। तो मैंने ले लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको हम बोलते हैं अशुद्ध लंबे। अब हम इसको अशुद्ध लंबे क्यों बोल रहे हैं, अशुद्ध बोलने क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी है यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेटिंग है, यानी यहाँ पर ये क्या है, प्रभावी लक्षण है इसका। अब तुम बोलोगे कि डोमिनेटिंग क्या होता है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर। तो डोमिनेटिंग क्या होता है कि कोई इस तरीके का, डोमिनेट करना मतलब होता है जिसका प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, जो दूसरे को अपने दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव ज्यादा दिखा सकता है, वो कौन होता है, डोमिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी वो क्या है, डोमिनेटिंग है। मतलब मैंने एक टेबल बताई थी जिसके अंदर मैंने उनके 7 कैरेक्टर्स लिए थे, फिर बीच में मैंने डोमिनेंट कैरेक्टर लिए थे, उसके बाद मैंने रिसेसिव कैरेक्टर लिए थे। अगर आप लोगों ने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं, वीडियोस अच्छे से देखिए, तो आपको पता होगा कि मैंने डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स लिखे थे। मतलब टॉलनेस जो थी वो किस में आ रही थी, डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स के अंदर आती है। अगर हम किसी को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी हाइट को, टॉलनेस को, तो वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। इसीलिए इस डोमिनेटिंग कैरेक्टर की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, लंबे बोलते हैं। और इसकी वजह से हम उसको अशुद्ध बोना नहीं बोलते, क्योंकि एक ये रिसेसिव कैरेक्टर यानी अप्रभावी लक्षण है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अप्रभावी यानी रिसेसिव कैरेक्टर है। तो अब देखो डोमिनेंट की जो कैरेक्टर की जो डेफिनेशन वो है कि द एलील विच ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। अब इसका क्या मतलब है कि जो अब जब हम क्रॉस सेक्शन करवाते हैं, जब हमने क्रॉस सेक्शन करवाया 2 डिफरेंट एलील के ग्रुप्स के बीच में, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले के बीच के अंदर, जब हमने इन दोनों के बीच में क्या करवाया, क्रॉस सेक्शन करवाया, उसके थ्रू हमें क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। तो ये जो मिला ये क्या है, ये एक F1 जनरेशन है। क्या है, ये एक F1 जनरेशन है। ये तुम मेंडल के अभी जब तीनों लॉ पढ़ोगे तो तुम्हें यहाँ तक क्रॉस करवा करके पहुंचना है। तो जहां पर F1 जनरेशन में जिसके कैरेक्टर्स आते हैं वो कौन है, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो किसके आ रहे हैं, कैपिटल टी के। तो कैपिटल टी के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक डोमिनेटिंग है और इसी के कैरेक्टर ज्यादा देखने मिले। मतलब जितने भी पौधे बने थे, अगर उनको आप वैसे देखोगे तो वो सारे कैसे थे, लंबे थे। छोटे पौधे नहीं थे, बोने पौधे नहीं थे, वो सारे लंबे पौधे थे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये इसका एक प्रभावी लक्षण
लक्षण है। नहीं तो तुम लोग बोल दोगे कि ऐसे क्यों बोल दिए इसको प्रभावी, तो ये भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं था। जो पौधे एक्चुअली बने थे वो सारे लंबे बने थे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग कैरेक्टर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो इससे समझ में आ गया कि जो कैरेक्टर्स एफएन जनरेशन के अंदर दिखते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स बोलते हैं। जैसे उसके बाद में फिर बात करते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर वो होते हैं जो अपने आप को एफएन जनरेशन के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, वो कौन होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने क्रॉस सेक्शन करवाया, दो लिए मैंने, दो कैपिटल टी और दो स्मॉल टी लिए, ठीक है, इनको मैंने डिवाइड कर दिया, ऐसे टी और टी बन गया, ऐसे ये टी और टी बन गया, ठीक है। फिर इसको इससे करवा दिया तो टी और स्मॉल टी है ये, ठीक है, और तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे इन दोनों को करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे इन दोनों को करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे इन दोनों को करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का कैरेक्टर आता है। तो इससे पता क्या चल रहा है, ये पूरी क्या है, F1 जनरेशन। सबसे पहले जो जनरेशन निकल के आई है कौन है, वो F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन के जो हमें कैरेक्टर दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर का दिख रहा है, यानी सारे पौधे अशुद्ध लंबे दिख रहे हैं। तो ये क्या होगी, F1 जनरेशन आती है जो इस तरीके से बन जाती है। तो 100% क्या निकल करके आए हमारे पास में, सारे अशुद्ध लंबे पौधे निकल करके आए, है ना। अब रिसेसिव कैरेक्टर क्या है कि वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन के अंदर हमें शो नहीं होते हैं, वो कौन होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई भी स्मॉल टी वाला कोई भी ग्रुप नहीं दिख रहा, सारा एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। इस तरीके से हमको सारे कितने, इस तरीके से सारे दिख रहे, इसलिए 100% क्या हो गए, अशुद्ध लंबे हो गए, ठीक है। तो अब रिसेसिव कैरेक्टर वो होता है जो F1 जनरेशन में शो होता है, जबकि यहाँ पर कोई रिसेसिव कैरेक्टर मतलब स्मॉल टी वाले एक भी कोई भी शो नहीं हुआ है। तो ये क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर। अब इनकी डेफिनेशन बताऊं तो द एलील व्हिच फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ प्रेजेंस ऑफ इट्स कंट्रास्टिंग डोमिनेंट एलील्स इन F1 जनरेशन, मतलब जो फेल हो जाता है अपने कैरेक्टर्स को F1 जनरेशन में शो करने में, वो कौन होता है, रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मतलब अब आगे जो हम बात करने वाले हैं, जितने भी इसमें हाइब्रिड क्रॉसेस हो रहे हैं उनके बारे में, वो कितने कितने तरीके से लेकर के वो कर सकता है। तो अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोनो का मतलब क्या होता है, वन, यानी एक, वन। अब इससे हम तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि वन, मोनो का मतलब वन, वन मतलब वन कैरेक्टर लेकर के उसका क्या करवाया गया है, हाइब्रिडाइजेशन करवाया है, क्रॉस सेक्शन करवाया गया है। ऐसे डाई का मतलब होता है टू, ठीक है, ऐसे ट्राई का मतलब होता है थ्री और पॉली का मीन होता है मैनी, ठीक है। तो अब जो मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले जो इसका जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके अंदर इसने क्या किया था कि किसी एक कैरेक्टर को लेकर के उनके बीच में क्रॉस करवाया था, मतलब उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया था। तो जो उसने जो एक कैरेक्टर लिया था वो शायद हाइट का लिया है, तो हाइट के कैरेक्टर को वो लेकर के क्या करवाता है, इसके अंदर क्रॉस करवाता है। तो यहाँ पर जो एक कैरेक्टर को लेकर के जो क्रॉस सेक्शन हो रहा है या फिर एक कैरेक्टर को लेकर के जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी एक एलील कैरेक्टर को लेकर के जब उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मेंडल का थर्ड लॉ है जैसे, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला, उसके अंदर वो डिफरेंट ऑल्टरनेट क्या लेता है, ऑल्टरनेट टू कैरेक्टर्स को लेता है, टू कैरेक्टर्स को लेता है और उनके बीच में क्रॉस करवाता है। तो उनके बीच में जब वो क्रॉस करवा रहा है तो जो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं होते, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से अलग है। जैसे शेप हो गया और कलर हो गई, तो एक दूसरे से अलग है, वो मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वो किसी ने कितने दो कैरेक्टर्स को लेकर के उनके बीच में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, यानी हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया। तो वो क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब ये है, कहने का मतलब ये हो गया पूरा का पूरा कि अगर हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर के उसका हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं और उससे हमें F1 जनरेशन मिल रही है, आगे उसकी कोई जनरेशन निकल करके आ रही है, नया प्लांट बन रहा है, तो वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें हम उसके दो कैरेक्टर्स को लेकर के उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये कैरेक्टर सारे वही लेंगे जो 7 कैरेक्टर्स की जो मैंने आपको टेबल पहले बनवाई थी कि कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले आपको वो 7 कैरेक्टर्स अच्छे से लर्न कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो 7 कैरेक्टर्स के अंदर उसने सारे 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी की। अब उसने सारे 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी कैसे की थी, वो अलग अलग तरीके से की थी, जो मैं बता रही हूँ। पहले उसने मोनोहाइब्रिड किया, जैसे कि इसका फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तो उसके अंदर क्या करता है, वो एक हाइट वाले कैरेक्टर को लेता है और उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाता है और अपना रिजल्ट निकालता है। ऐसे डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल हो जाएगा इसका थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला। तो उसके अंदर क्या करता है, वो 2 कैरेक्टर्स को लेता है जो कि एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं और उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसी की तरीके से जब 3 कैरेक्टर्स को लेकर के उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है तो उसको बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और वैसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स
कैरेक्टर्स को एक साथ में लेकर के उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। तो ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी, समझ में आ गया होगा। एक बात ये फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब भी आप ये क्लासेस देखो कॉपी पेन हाथ में लेकर के बैठो और ये सारी चीज़ें लिखते जाओ, सारी चीज़ें अभी से नोट करते जाओ ताकि तुम्हारा टाइम बचे, ताकि तुम्हें दो बार ये काम नहीं करना पड़े। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे बात करते हैं डिफरेंट क्रॉसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे जिसके अंदर मैंने अभी 3 क्रॉस लिखे हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रिसेसिव क्रॉस। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस किस तरीके से होते हैं बता देती हूँ इसके अंदर। तो टेस्ट क्रॉस जो होता है वो कैसे होता है कि जब हमने ये क्रॉस करवाया था, मतलब 2 हमने लक्षण लिए थे टी और टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इनका जब हमने शंकर वो क्रॉस करवाया था तो क्या बना था, टी और ये बना था। तो ये क्या बन के आई थी, F1 जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन के अंदर जो रिजल्ट आया है, जो डॉटर जनरेशन बन के आई है, क्या बोलते हैं उसको, डॉटर जनरेशन बन के आई है, उसका क्रॉस जब हम किसी एक रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट्स, मतलब ये जो अप्रभावी लक्षण है यानी जो रिसेसिव पेरेंट्स है, अगर उससे हम उसका क्रॉस करवा देते हैं तो वो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। मतलब टेस्ट क्रॉस क्या हो गया, जब F1 जनरेशन के अंदर जो रिजल्ट निकल के आया है उसका क्रॉस हम किससे करवा दें, इसके रिसेसिव कैरेक्टर से करवा दें। रिसेसिव कैरेक्टर क्या है पर स्मॉल टी। जब इन दोनों का हम क्रॉस करवा हैं तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो कौन होता है, टेस्ट क्रॉस होता है। तो टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम एक अप्रभावी लक्षण का क्रॉस F1 जनरेशन में आए कैरेक्टर से करवाते हैं तो वो क्या होता है, टेस्ट क्रॉस। यानी F1 जनरेशन का क्रॉस हम किससे करवा दे, रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से हम जब इसका क्रॉस करवा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस क्या होता है, जो ये F1 जनरेशन के अंदर जो रिजल्ट निकल करके आया है इसका क्रॉस हम किससे करवा दें, दोनों में से किसी भी एक पेरेंट कैरेक्टर से करवा दें। F1 जनरेशन का क्रॉस जब हम इनमें से किसी भी एक पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा देते हैं तो उसके बाद में जो रिजल्ट होता है तो वो क्या होता है, बैक क्रॉस। मतलब किसी भी जैसे डॉटर जनरेशन है, इसका हम किससे क्रॉस करवा दें, किसी भी पेरेंट जनरेशन से करवा दिया। मैंने बोल दिया कि मैंने ले ली कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ये F1 जनरेशन ले लिया यहाँ पर, और इसका क्रॉस में यहाँ पर इसके जो प्रभावी लक्षण है, जिसका डोमिनेटिंग कैरेक्टर है कैपिटल टी, इससे मुझे करवाना है। तो मैं इसका जब क्रॉस करवाऊंगी तो कैसे निकल के आएगा कि, एक मिनट, तो मैं इसका क्रॉस करवाती हूँ तो कैसे आएगा, ये देखो मैंने ले लिया एक F1 जनरेशन ले ली और ये यहाँ पर मैंने डोमिनेटिंग कैरेक्टर ले लिया। अब मुझे इनका क्रॉस करवाना, तो सबसे पहले हम इनको इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये रूल्स अभी से सीख लेना क्योंकि वैसे भी हम लॉस पढ़ेंगे तो उसमें सीख लेंगे, पर अभी से ध्यान दे लो। और ऐसे हम इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट है ये पहले का फर्स्ट और ये फर्स्ट नंबर देते हैं, उसको दूसरा देते हैं। तो जो पहले का पहला है उसको दूसरे के पहले से क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बन के आएंगे, दोनों कैपिटल टी बन के आएंगे, यानी शुद्ध लंबे, यानी डोमिनेटिंग के अंदर सारे कितने हो जाएंगे, सारे टॉल हो जाएंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो पहले का दूसरा है इसका क्रॉस हम क्या करवा देंगे, दूसरे के पहले से करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक तो स्मॉल टी और एक कैपिटल टी। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बात करेंगे, इस दूसरे का दूसरे के दूसरे से करवा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसका क्रॉस हम किससे करवा देंगे, इसका इससे होगा, इसका क्रॉस हम इस लास्ट वाले से हमने करवा दिया तो दोनों ये निकल करके आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लेकर के चल रहे हैं इससे क्या समझ में आ रहा है, इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे तो इसमें 50% क्या होंगे, अशुद्ध लंबे होंगे और 50% क्या होंगे, शुद्ध लंबे प्लांट्स निकल करके आएंगे। सेम ऐसे हम दूसरे वाला पेरेंट को भी ले सकते हैं, स्मॉल टी वाले को। तो इसमें मैंने क्या बताया कि जो F1 जनरेशन के अंदर जो हमारे पास रिजल्ट आया है, जो डॉटर जनरेशन आई है, उसका क्रॉस हम किसी भी एक पेरेंट से करवा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस हो जाएगा। और टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है, जब हम इस F1 जनरेशन का क्रॉस किसी F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करवाएंगे, रिसेसिव कैरेक्टर यानी स्मॉल टी से करवाएंगे, तब भी क्या जाएंगे, इस तरीके से कैरेक्टर निकल करके आएंगे। इनका क्रॉस अगर F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव कैरेक्टर वाली पेरेंट से करवाते हैं तो वो होता है टेस्ट क्रॉस, और बैक क्रॉस वो होता है जिसमें F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करवा देते हैं। मतलब 2 पेरेंट से, डोमिनेटिंग और रिसेसिव, उनमें से किसी भी एक पेरेंट के पेयर से हम जब इनका क्रॉस करवा देते हैं तो वो कौन होता है, बैक क्रॉस। अब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सबसे अच्छा है वो है रेसिप्रोकल क्रॉस का। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, हम 2 पेयर लेते हैं, टी मैंने बोल दिया कि कोई, मैंने एक मिनट रुक जाओ, जैसे मैंने 2 कैरेक्टर्स लेने हैं मेरे को, ठीक है, तो उनको मैं किस तरीके से लूँगी कि जैसे मैंने बोल दिया, एक मैंने ले लिया टी और टी, मतलब एक तो मैंने ले लिया कैपिटल टी और दूसरा मैंने ले लिया स्मॉल टी। मैंने बोल दिया कि मान लो कि मैंने माना ये वाला फीमेल है, ठीक है, और ये वाला क्या है, मेल है। तो मतलब क्या है इसका कि जब हम किसी एक
को फीमेल मान ले और दूसरे को क्या मान ले, मेल मान ले, और उनके बीच में जब हम कोई हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो किसकी वजह से आएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस की वजह से। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल क्रॉस क्या हो गया कि मैंने मान लिया कि कोई प्लांट ए है जिसमें मैंने टी और टी लिया है, मैंने बोला कि ये तो मान लिया मैंने फीमेल है, और ये क्या है दूसरा वाला जो डॉर्फनेस वाला प्लांट लिया उसको मैंने बोल दिया कि ये क्या है, मेल है। अब इनके बीच में जो मैं हाइब्रिडाइजेशन करवाऊंगी, जो क्रॉस करवाऊंगी, वो किसका रिजल्ट है, रेसिप्रोकल क्रॉस का। तो इनसे जो बनने वाला जो जनरेशन होगी, जो डॉटर जनरेशन होगी, उसको भी हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल डॉटर्स या रेसिप्रोकल जनरेशन बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये हो गई इसकी फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट हो गया। और केस टू क्या हो सकता है, या तो हमने क्या कर लिया, इसको मेल मान लिया और दूसरे वाले को हम क्या मान ले, फीमेल मान ले। तो ये दोनों ही कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाइज होती हैं, और उनके बीच में हमने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। मतलब इनको पहले हमने डिवाइड कर लिया और उसके बाद में हमने इनके बीच में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो जो इनकी जो डॉटर्स निकल के आएंगे, जो इनकी जनरेशंस निकल के आएंगी, वही क्या होंगे, इनका रिजल्ट होंगे। तो रेसिप्रोकल क्रॉस उन दोनों क्रॉस से अलग होता है। जो बैक क्रॉस होगा उसके अंदर हम क्या ले लेंगे, एक तो हम ले लेंगे जो F1 जनरेशन के अंदर रिजल्ट आया उसको, और उसके बाद में हम कोई भी एक पेरेंट ले लेंगे। उनके बीच में होने वाला हाइब्रिडाइजेशन ही क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो F1 जनरेशन के जो रिजल्ट निकल के आया उसको ले लेंगे, और दूसरा हम क्या ले लेंगे, डोमिनेटिंग कैरेक्टर ले लेंगे सारे, डोमिनेटिंग रिसेसिव कैरेक्टर्स ले लेंगे सारे। वो कौन हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर क्या करेंगे, जो दोनों कैरेक्टर्स हम लेने वाले हैं यहाँ पर टॉलनेस और डॉर्फनेस का, उसमें से मान लिया कि टॉलनेस वाले फीमेल और डॉर्फनेस वाले क्या है, मेल है। जब इनका मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो जो रिजल्ट निकल के आया वो कौन होते हैं, रेसिप्रोकल रिजल्ट्स होते हैं, रेसिप्रोकल जनरेशंस होती हैं। उसके बाद में मैं इसको उल्टा भी कर सकती हूँ कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर उसको मैंने मेल मान लिया और जो रिसेसिव कैरेक्टर उसको मैंने फीमेल मान लिया। इनका जब मैं क्रॉस करवाऊंगी तो रिजल्ट निकल के आएगा वो कौन होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बाकी की बची हुई जो भी जितने भी टर्मिनोलॉजी उनके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो आगे देखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं 16 नंबर पे आता है पेरेंटल जनरेशन, फिर 17 पे है F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, मोनो हाइब्रिड रेशियो, डाई हाइब्रिड रेशियो। तो सबसे पहले मैं दोनों रेशियोज बता देती हूँ, बहुत ही ईजी है। हमने अभी देखा जाता है कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस क्या होते हैं। मैंने बोला था कि जब हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर के उसके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो उस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे ही मैंने बोला था कि जब दो कैरेक्टर्स को लेकर के उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, और डाई हाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का वाला एग्जांपल हो गया। तो अब इसके अंदर जो हम रेशियो लिखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो हम उसका रेशियो लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड रेशियो। और ऐसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के दौरान जो हमें रिजल्ट मिला उसका जो हम रेशियो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड रेशियो। तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इधर बहुत ईजी है ये कि जो क्रॉसेस के बाद में जो रिजल्टेंट जितने भी ऑफस्प्रिंग्स निकल के आएंगे, जितने भी उनके डॉटर्स निकल के आएंगे, उनको ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर उनका जो नंबर लिखेंगे उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड रेशियो, और डाईहाइब्रिड क्रॉस के दौरान निकलेंगे उसको हम बोलेंगे डाईहाइब्रिड रेशियो। उसके बाद में मैंने बोला पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन की बात तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि पेरेंट जनरेशन है ये, ठीक है, ये पेरेंट जनरेशन है वो दोनों, और क्या है, और इनसे जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है, इनकी कोई भी डॉटर जनरेशन निकल के आती है, इनकी कोई संतति निकल के आती है। तो ये जो जिनका क्रॉस करवाने के बाद में जो हमें इनका जो ऑफ स्क्रीन मिलती है, ठीक है, इनके क्रॉस के रिजल्टेंट जो हमें इनकी ऑफ स्क्रीन मिल रही हैं, जो इनकी हमें जनरेशन्स मिल रही हैं, वो जिनका हम क्रॉस करवा रहे हैं वो कौन है, यहाँ पर पेरेंटल जनरेशन। यानी पेरेंटल जनरेशन कौन हो गई, जिनके हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हमको क्या मिल रहा है, कोई भी एक ऑफ स्क्रीन मिल रही है, इनकी भी कोई एक जनरेशन मिल रही है। द प्लांट विच आर क्रॉस टू गेट न्यू हाइब्रिड ऑफ स्क्रीन आर कॉल्ड पेरेंट जनरेशन। जिन ऑफ स्क्रीन लेने के लिए हम क्या करवाएंगे, इनका क्रॉस करवा देंगे। तो जिनका हम क्रॉस करवाते हैं, जिनके दौरान हमें क्या मिलेंगे, इनकी संततियां मिलेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंटल जनरेशन बोलेंगे। ऐसे F1 जनरेशन क्या होती है, जब इनका क्रॉस करवाने के बाद में जो हमें इसका रिजल्ट मिल रहा है वही कौन है, यहाँ पर F1 जनरेशन है। या हम क्या बोल सकते हैं कि द फर्स्ट जनरेशन है। कौन सी हो गई है, फर्स्ट जनरेशन हो गई आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट हो गए दोनों, ये टॉल है और ये बोना है, ठीक है, ये लंबा है और ये बोना है, तो दोनों जेनेटिकली डिफरेंट हो गए। जब इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और इनके रिजल्टेंट में हमें कोई नई जनरेशन मिलेगी
उसी को हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। और जब हम इस F1 जनरेशन का आगे क्रॉस करवाते हैं तो इस F1 जनरेशन की क्रॉस के दौरान जो हमें रिजल्ट मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। मतलब पेरेंट्स कौन होते हैं, जिनका हम जिन डिफरेंट जेनेटिकली कैरेक्टर्स का हम क्या करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, जिससे जिनका हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, ये दोनों क्या है यहाँ पर पेरेंट जनरेशन है, ठीक है। उनके बाद में इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद में जो हमें इनका रिजल्ट मिलता है, जो इनके हमें ऑफ स्क्रीन्स मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, ठीक है। अब इनका जब हम आगे क्रॉस करवा रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं F2 जनरेशन। अब इन जो जनरेशन में मोनोहाइब्रिड जब हम क्रॉस करवा रहे हैं तो उनका जो रेशियो निकल के आ रहा है उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्टेंट जो हमें डाई हाइब्रिड रेशियो मिल रहा है उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड रेशियो। तो आज की क्लास में हम इतना ही करवाएंगे। आगे हम बात करने वाले हैं मेंडल के 3 डिफरेंट लॉज के बारे में। तो आगे अभी तक के जितने भी हो गए हैं उनके क्या तुम नोट्स बना लेना प्रॉपर, और इनका रिवीजन कर लेना, और इनके जितने भी बुक्स के अंदर तुम्हारे पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, बीच में कोई एक्टिविटी दे रखी है, उनको भी बीच में सॉल्व कर लेना, ठीक है। पढ़ते रहो और ध्यान रखो। थैंक यू।